नमस्कार दोस्तों, वैसे समझ तो आ गया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चाहे आप एक शिक्षक हो, एक विद्यार्थी हो या एक पालक हो, इस वीडियो को सभी को देखना चाहिए और शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें शुरू से लेकर अंत तक एक एक पॉइंट को बहुत ही सरलता से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको न्यू जो शिक्षा पद्धति है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो आपको बहुत आसानी से समझ आए और किसके लिए क्या कुछ खास है ना, इनको हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के जो एजुकेशनल वीडियो हैं और इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भरा वीडियो हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उन वीडियो का लाभ आप उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। वैसे आपको पता तो है, हम इससे पहले 10-2, जी हां, 10-2 प्रणाली के तहत हम लोग ने पढ़ा है। जैसे हम लोग 10वीं तक पढ़ते थे, उसके बाद 11वीं में हम लोग सब्जेक्ट लेते थे, तो 2 साल का फिर पढ़ाई करते थे, इसलिए 10-2 होता था। उसमें कक्षा पहली से लेके 12वीं तक की पॉलिसी थी, है ना, मतलब कक्षा पहली से 12वीं तक की पढ़ाई होती थी, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट का चयन करते थे। दोस्तों, ये 2020 की जो नया शिक्षा नीति है ना, शिक्षा नीति जो है 2020 का जो है, उसमें हमें क्या विशेष मिलेगा। इसमें खास ये है कि ये जो है 5+3+3+4 इस सिस्टम पर कार्य करेगा। तो इसमें खास क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों, बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोग क्या करते थे, 10th तक पढ़ते थे, उसके बाद हम लोग 11वीं में सब्जेक्ट लेते थे। तो कहीं न कहीं यहां पर एक भेदभाव की स्थिति आ जाती थी कि साइंस वाले बच्चे अलग, आर्ट्स वाले अलग और कॉमर्स वाले अलग। तो ये जो नया शिक्षा पद्धति है 2020, इसमें इस प्रकार की किसी प्रकार की जो भेदभाव है वो नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो ये स्ट्रीम सिस्टम है ना, जो शिक्षा पद्धति में जब हम साइंस लेते थे या आर्ट्स लेते थे या कॉमर्स, इनको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मतलब अब कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि कोई बच्चा मैथ्स लेना चाहता है और मैथ्स के साथ साथ वो बायो पढ़ना चाहता है और बायो के साथ साथ यदि वो भूगोल सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो क्या संभव है? जी हां, संभव है। ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। अब कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय को पढ़ सकता है, क्योंकि जो स्ट्रीम सिस्टम है वो बिल्कुल क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब किसी प्रकार के साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के सेक्शन नहीं होंगे। वो जो भी विषय लेना चाहता है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है और उस विषय को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। अगर कोई आर्ट्स का विद्यार्थी है, वो राजनीति पढ़ना चाहता है, भूगोल पढ़ना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो बोलता है सर मुझे गणित भी पढ़ना है, तो वो गणित भी पढ़ सकता है। तो ये इनके प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ना। तो मजा आया ना इसमें, मतलब अब कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेगा। तो आइए आज हम इसी के बारे में बहुत ही विस्तार से जानते हैं। तो ये दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पुराना सिस्टम क्या है। ये 10-2 पद्धति पर था, तो ये तो अब बंद हो जाएगा, लेकिन अभी इसको लागू होने में 1 साल लगे, क्योंकि अभी तो कोरोना के कारण सभी बंद है, तो इसको लागू होने में कुछ समय लगेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी तक कितनी शिक्षा नीति लागू हुई है। तो सबसे पहले जो शिक्षा नीति है 1968 में लागू हुआ था, उसके बाद 1986 में हुआ था, उसके बाद कुछ संशोधन करके उसको 1992 में पुनः पारित किया गया था, लेकिन इसमें कोई नया शिक्षा नीति नहीं कहा गया उसको। इसमें केवल 1992 में शिक्षा नीति में कुछ संशोधन बस हुआ था। उसके बाद 34 साल के बाद में 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई है, जो लगभग 34 साल बाद आया है। तो इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या खास है, तो इसी को आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें सबसे पहले ये देखना है इनका जो नाम है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, पहले नाम इनका क्या था, मानव संसाधन मंत्रालय, या इंग्लिश में इसको बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इनका नाम बदल दिया गया है। ये जो मानव संसाधन मंत्रालय है, इनको अब हम शॉर्टकट में, मतलब सीधा हम इसको क्या कह सकते हैं, केवल शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, ये जो MHRD है,
अब इसको हम क्या कहेंगे, केवल शिक्षा मंत्रालय कहेंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसमें क्या क्या खास है उसको हम देखते हैं। तो अब देखिए, ये तो पहले हमको पता है कि ये 5+3+3+4 इस सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो सबसे पहला जो है इस पर हम चर्चा करते हैं, है ना, 5 वाला में। तो ये 5 साल आपको देने पड़ेंगे पहले स्टेज में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे जो है 5 साल प्रिपरेशन करेगा, मतलब स्कूल में पढ़ने के लिए उनको 5 साल तैयारी करना है। बहुत ही सरल तरीके से कराया जाएगा। पहले क्या होता था, बच्चे को स्कूल ले जाना है, मतलब बच्चों में डर होता था। अब ये जो डर है वो बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 साल तक, ध्यान दीजिएगा, इनको 3 स्टेज में 5 जो लिखा है, इनका जो पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये वाला स्टेज है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फाउंडेशन स्टेज, मतलब उनके जो आधार है उनको तैयार किया जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए बच्चे को 3 साल का होना चाहिए। यदि बच्चा 3 साल का है तो उसको क्या करेंगे, 3 साल तक प्ले स्टेज में रखेंगे, मतलब बच्चे को केवल स्कूल बुलाएंगे और 3 साल तक उसको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कराया जाएगा। बस उनको गेम के माध्यम से, खेल के माध्यम से या विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाएगा, लेकिन पढ़ाई के मामले में किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा, जिससे बच्चे जो है स्कूल आने से नहीं कतराएंगे। पहले क्या होता था, चलो स्कूल जाना है तो बच्चे डर के मारे भागते थे, नहीं स्कूल नहीं जाना है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को आप भेज देते थे ना। तो अब क्या है, 3 साल, मतलब 3 साल की उम्र के बच्चे को जब आप स्कूल भेजते हो तो वो स्कूल जाने के लिए लालायित रहेगा। जब उसका मम्मी पापा बोलेगा जा बेटा स्कूल जा, तो वो खुशी खुशी जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता था। क्यों खुशी खुशी जाएगा, क्योंकि 3 साल तक उसको ना तो पुस्तक चाहिए, ना कॉपी चाहिए, ना किसी प्रकार का पढ़ना है, ना किसी प्रकार का ड्रेस की आवश्यकता है। वो अपने किसी भी यूनिफॉर्म में आएगा, तो उसको तो बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि स्कूल में विभिन्न एक्टिविटी करने को मिलेगा, गीत संगीत, विभिन्न प्रकार के खेल कूद, पेंटिंग डेंटिंग, ये सारे चीज उनको मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल खेल खेल में, पढ़ाई का कोई भी बंधन नहीं रहेगा। तो 3 साल तो ये हो गया। 3 साल के बाद उनको क्या करेंगे, 2 साल का एक होगा स्टेज जिसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में एंट्री करा जाएगा। मतलब 3 साल का बच्चा जो है जब फर्स्ट स्टेज में जाएगा तो वो 3 साल तक प्ले में रहेगा, मतलब उसको 1, 2 और 3 साल तक, 3 साल तक उसको स्कूल में जाना है। उसको किसी प्रकार का पढ़ाई से बाध्य नहीं किया जाएगा, बस उसको मातृभाषा में कुछ चीजें सिखाई जाएगी, और सारे जो है एक्टिविटी खेल के होंगे, है ना। उसके बाद 2 साल तक उनको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होगा, और इस स्टेज में बिल्कुल भी परीक्षा नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है, बच्चे को तो परीक्षा से डर लगता है, अब यहां पर तो परीक्षा है नहीं, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है कि 5 साल उनको पढ़ाई नहीं कराया जाएगा, बहुत ही कम उनको सामान्य जानकारी दिया जाएगा, वो भी कोई बाध्य नहीं होगा। लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसमें ध्यान देंगे, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। अब परीक्षा नहीं होगा मतलब बच्चे को स्कूल जाना है और किसी प्रकार का एग्जाम नहीं दिलाना है, तो बच्चे को तो बड़ा ही मजा आएगा, क्योंकि उनको तो स्कूल में रोज खेलने को मिल रहा है, गीत कविता भाषण सुनने को मिल रहा है ना। जो खेलना चाहता है वो खेलेगा, जिस यूनिफॉर्म में जाना चाहता है उस यूनिफॉर्म में जाएगा, तो बच्चे को किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। इसमें बहुत सारे जो मनोरंजक गेम है वो खिलाया जाएगा, और इस 5 साल में खेल कूद को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, जिससे बच्चे जो है 5 साल में पूरी तरीके से ये तैयार हो जाएगा कि वो स्कूल जाना है उनको, है ना, क्योंकि उनको तो पता चल गया है कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमें स्कूल में खेलने को मिलता है और साथ में कुछ सीखने को ही मिलता है। तो इस प्रकार उनका 5 साल बहुत ही सरलता से बीत जाएगा। फिर अगला क्या होगा, ये होगा, ये जो 3 लिखा है, ये देखो ये वाला लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है मतलब जब वो 5 साल बिता लेगा, मतलब क्लास 1 और 2 को बिता लेगा, तब उसको प्रिपरेटरी स्टेज में जाना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, उसको हम क्लास 3rd, 4th और 5th में एडमिशन कराएंगे। तो वो इस स्टेज में आते तक उसने 5 साल तक इस प्रकार के स्कूल में समय बिता लिया है, जिससे उसको स्कूल जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, जिससे वो जब क्लास 3rd से 5 तक आएगा तो उसको क्या करा जाएगा, तो उसको ध्यान देना है, उसको एक्टिविटी बेस्ड
पढ़ाई कराया जाएगा। मतलब उसमें उनको स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में, और जो वो उसके परिवेश में जो भाषा बोली जाती है उसके आधार पर पढ़ाया जाएगा। अब इसमें आपको एक विशेष रूप से ध्यान देना है, इसमें किसी प्रकार की भाषा का बंधन नहीं रहेगा। मतलब इंग्लिश को बाध्य नहीं किया गया है। ये अलग बात है कि आगे चल के उसका कुछ छोटा सा निगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहां पर इंग्लिश को कंपलसरी नहीं रखा गया है ना। अब इसमें क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड होने से क्या होगा, बच्चे को कोई भी अध्यापन कार्य कराया जाएगा उसमें उनको एक्टिविटी कराया जाएगा, बहुत सारी एक्टिविटी के माध्यम से उनको पढ़ाया जाएगा, जिनसे बच्चे को बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा और उनको समझ भी आएगा। फिर उसको मातृभाषा के आधार पर पढ़ाया जाएगा और स्थानीय भाषा जो है, स्थानीय बोली है, उसके आधार पर पढ़ाया जाएगा। और ये तो आप सबको पता है, जब बच्चे को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाता है तो उसके दिमाग में बहुत आसानी से बसता है ना। तो इस प्रकार उनको पढ़ाया जाएगा। याद रखना है, इसमें अब इंग्लिश को कंपलसरी नहीं करा गया है, जो इनका थोड़ा बहुत निगेटिव पॉइंट हो सकता है ना। अब इसमें एग्जाम होंगे, है ना, तो इसमें एग्जाम होंगे, वो भी कोई बहुत हैवी नहीं होगा, उसके लिए आगे चल के इसके कुछ नियम बनाए जाएंगे। लेकिन याद रखिए, उसको 3rd, 4th और 5th में एग्जाम दिलाने होंगे, जो बहुत ही सरल तरीके से होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस प्रकार का जो अध्यापन कार्य है, मतलब तीसरी से 5वीं तक, इसमें स्थानीय जो रोजगार है उससे संबंधित कुछ एक्टिविटी कराया जाएगा। चाहे तो वो बच्चा का जो क्षेत्र है उसके आधार पे उसको उस फील्ड में ले जाया जाएगा और बताया जाएगा कि इस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये तो हो गया इतना। अब चलते हैं अगला, तो आइए देखते हैं इसके अगले पॉइंट को। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, फाउंडेशन स्टेज को पार करने के बाद वो किस स्टेज में आएगा, अब वो इस स्टेज में आएगा, है ना। 5-3 को पास करने के बाद वो इस स्टेज में आएगा, तो इस स्टेज को कहा जाएगा मिडिल स्टेज। ध्यान दीजिएगा, ये वही है जो अभी भी चलता है। जैसे मिडिल मतलब क्या होता है, 6वीं, 7वीं और 8वीं, तो इसको अभी भी रखा गया है। लेकिन इसमें कुछ नए चीज आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन चीज है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। तो मिडिल स्टेज में वही होगा, 3 साल का होगा, इसमें 6वीं से लेकर 8वीं तक का हम पढ़ाई करेंगे। तो इसमें क्या क्या बातें, मुख्य बातें हैं जिसको मैं लिख रहा हूं, तो आप उनको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले यह होगा कि मिडिल स्तर में उनको गणित, है ना, विज्ञान है और आर्ट्स की जो जानकारी है वो तो दिया ही जाएगा, और साथ ही साथ इसमें क्या कर सकता है, वो अन्य भाषा की पढ़ाई कर सकता है। मतलब वो जैसे बंगाली भाषा का पढ़ाई करना चाहे या फिर किसी अन्य भाषा जैसे पंजाबी भाषा है, वो किसी भी भाषा का पढ़ाई करना चाहे, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो अदर स्टेट से आया रहता है और वो अपने उस भाषा को पढ़ना चाहता है, तो वो उस भाषा को पढ़ाई में शामिल कर सकता है। मतलब उस भाषा की वो पढ़ाई कर सकता है, जो इस स्टेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों, मैं तो सोचता हूं इस स्टेज के लिए ये वाला ध्यान दीजिएगा, सबसे बेस्ट ये मेरे को लग रहा था। वैसे इसमें बहुत सारी जो खासियत है जो मिडिल स्टेज में है, जो आपको देखने को मिलेगा, तो उसको हम बहुत सावधानी से बताते हैं। तो देखिए, ये होगा कंप्यूटर कोडिंग। मतलब अब मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं उसको कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा, और ना केवल कंप्यूटर नॉलेज, मतलब मिडिल स्कूल के बच्चे जो है सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, जबकि हम लोग सॉफ्टवेयर शब्द से परिचित नहीं थे, है ना। जबकि ये जो बच्चे हैं उनको मिडिल स्कूल में ही सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, मतलब एप्लीकेशन क्या होता है इनके बारे में बताया जाएगा, इवन उनको एप्लीकेशन बनाना भी सिखाया जाएगा। सोचो, हम लोग तो ले दे के व्हाट्सएप और फेसबुक को चला पाते हैं, है ना, लेकिन इन लोगों को मिडिल स्कूल के जो स्तर हैं वहां पर कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। मतलब कंप्यूटर के जो नॉलेज है वो उनको दिया जाएगा। अब ये अलग बात है कि वो एकदम से कंप्यूटर कोडिंग करना तो नहीं सीख पाएगा, एकदम से वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाना तो नहीं सीख पाएगा, लेकिन मिडिल स्कूल में ये शिक्षा दिया जाएगा जो बच्चों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। मतलब वो ऑनलाइन चीज को सीख पाएगा। अब ये तो जान ही रहे हो कि अभी पूरा कोरोना के कारण ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है, तो इन सब की जानकारी उसको मिडिल स्कूल से प्राप्त होना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको हम लोग बहुत लेट से जाने हैं, है ना, अभी भी कई शिक्षक साथी जो है या फिर कई बच्चे जो हैं ऑनलाइन चीज से दूर हैं। मतलब उनको एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में पता नहीं होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन या
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है इनके बारे में पता नहीं होता है, तो वो नॉलेज अब मिडिल स्कूल स्तर की जो पढ़ाई होगा 6वीं से 8वीं तक की, उनको नॉलेज दिया जाएगा, जो बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है। उसके बाद होगा अगला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम लोग जब मिडिल क्लास में होते थे और हमारा मन भी अगर कहीं खेलने का है, तो हमारे घर में या हमारे टीचर ये बोलते थे, अरे अभी पढ़ाई में ध्यान दे, क्योंकि अभी तू खेले कूदेगा तो तुम्हारा पढ़ाई क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि किसी बच्चे का मन पढ़ाई के अलावा खेलकूद में है, तो उसको उस खेलकूद से संबंधित जानकारियां दिया जाएगा और उसको स्पेशल उनका ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है। मान ले जाए कोई बच्चा का सिलाई करने का बड़ा शौक है, वो सिलाई करना चाहता है ना, सिलाई करना चाहती है, तो क्या करेंगे, उनको साल भर में 10 दिन का इंटर्नशिप का जो कोर्स होगा, है ना, साल भर में 10 दिन उसको इंटर्नशिप के लिए, मतलब 10 दिन वहां ले जाया जाएगा और दिखाया जाएगा, ताकि आगे चल के वह बच्चा उस फील्ड को अपना सके और व्यवसाय के रूप में कर सके, ताकि उनकी जो आय की जो सोर्स है वो क्या हो सके, बन सके। उसी प्रकार मान लीजिए कोई पेंटिंग करना चाहता है। जैसे मैं छोटा था, मिडिल स्कूल में था, तो मुझे पेंटिंग करने का बड़ा शौक था, लेकिन जब मैं पेंटिंग करता था तो सर लोग बोलते थे ज्यादा पेंटिंग मत कर, पढ़ाई में ध्यान दे। क्यों? क्योंकि उस समय यह नहीं कहा गया था कि पेंटिंग को भी हम बिजनेस के रूप में अपना सकते हैं, है ना। किसी का खेलकूद में, किसी का मैकेनिक क्षेत्र में, किसी का मूर्ति कला या संगीत के क्षेत्र में रुचि है, तो उसको मिडिल स्कूल से ही उस क्षेत्र में जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए उसको स्थानीय जो सेंटर होंगे, जहां पर आसपास में यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर उनके बारे में उनको ज्ञान दिया जा सके, तो वहां पर उसको 10 दिन के लिए ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार उसको उस फील्ड के बारे में जानकारी मिलेगा, जो मेरे ख्याल से बहुत ही बेस्ट है। तो इस प्रकार की जो नॉलेज है उनको मिडिल स्तर पर क्या हो जाएगा, मिलेगा, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद देखिए परीक्षा प्रणाली। ये परीक्षा प्रणाली क्या है? अब परीक्षा प्रणाली से तो सभी परिचित हैं, लेकिन इसमें खासियत क्या है? बहुत खासियत है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस स्तर पर तो उनको किसी प्रकार का परीक्षा नहीं दिलाया गया था। जब वो तीसरी, चौथी, पांचवी में आया, तब उनको परीक्षा दिलाना प्रारंभ किया गया, वो भी बहुत ही कम मात्रा में, है ना। तो अब उनको परीक्षा देना है। मिडिल स्तर पे परीक्षा तो होगा, प्राइमरी स्तर में भी होगा, तीसरी, चौथी और पांचवी में, लेकिन यहां पर देखिए परीक्षा जो होगा वो सभी स्तर पर इसी प्रकार के परीक्षा होंगे भाई। आगे चल के भी जब आप हायर सेकेंडरी में जाएंगे या फिर इधर भी वैसी होगा, लेकिन इनकी जो परीक्षा पद्धति होगी वो किस प्रकार की होगी? ध्यान दीजिए, इस परीक्षा में अंक तो दिए जाएंगे, लेकिन वो बच्चा जो है सेल्फ मूल्यांकन भी करेगा। अब देखो, जैसे कोई बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, और जब वो किसी कंपनी में अप्लाई करता है, तो उनसे पूछा जाता है कि आप में क्या क्षमता है ना, आपकी किस ओर रुचि है और आप क्या कर सकते हो। उस समय ना तो उनका डिग्री काम आता है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस को जाहिर करना रहता है, मतलब उसको क्या आता है। तो कुल मिला के ये है, ये वही क्षेत्र है कि बच्चे से पूछा जाएगा कि आपका क्या रुचि है, आपकी दक्षता क्या है। तो सेल्फ मूल्यांकन भी करेगा, उनके मार्कशीट में उनके सेल्फ जो मूल्यांकन है उनके बारे में भी पूछा जाएगा। अब केवल बच्चा ही बता दे तो ये तो काफी नहीं है, तो उनसे उनके जो मित्र होंगे, उनके जो फ्रेंड्स होंगे, उनसे भी उनके बारे में राय लिया जाएगा और ये उसके परीक्षा के अंक में रहेगा। देखो कितनी खास बात है। उसके बाद टीचर के द्वारा तो मूल्यांकन किया ही जाता है। तो इस प्रकार के परीक्षा प्रणाली जो है इन 4 बिंदुओं पर बेस्ड रहेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत बेस्ट है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए, जब हम इन स्टेज को पार कर लेते हैं, देखो 5+3+3 को क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा स्टेज आता है ये वाला। ठीक है, ये कौन सा स्टेज है? ये हायर स्कूल है। जैसे यहां पर इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? चौथा स्टेज जो होगा, मतलब सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा इसको। तो इसमें हम कौन क्लास को पढ़ेंगे? यहां पर आप पढ़ेंगे 9th टू 12th क्लास तक की पढ़ाई आप यहां पर क्या करेंगे?
पढ़ेंगे। एक और बहुत विशेष बात है दोस्तों, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही राहत देने वाली है, कि अब जो है परीक्षाएं जो है साल में 2 बार होगा। जी हाँ, परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली में होगा, मतलब आपको साल में 2 बार परीक्षा देना होगा, जो सेमेस्टर प्रणाली के तहत होगा, जिससे बच्चों को परीक्षा देने में आसानी होगी और वो सभी प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे और अच्छे अंक ला पाएंगे। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है? अब ये सबसे बेस्ट है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपको डर लगता था किसी सब्जेक्ट से और या फिर आपको यह लगता था कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ना था लेकिन मुझे नहीं दिया गया, तो अब ये सारे सिस्टम खत्म, आप सारे लोग खुश हो जाओ, क्योंकि ये खुशी की बात है कि अब ये जो स्ट्रीम सिस्टम है, जो हम लोग ग्रुप डिवाइड करते थे ना, मतलब 11th पे जाके हम जो साइंस सब्जेक्ट लेते थे या आर्ट्स लेते थे या कॉमर्स लेते थे, इनको टोटली बंद कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। अब कोई प्रकार का सिस्टम नहीं रहेगा जिसमें हमको सब्जेक्ट लेना है। तो उसमें क्या होगा, तो देखिए पहला देख लीजिए, नो स्ट्रीम सिस्टम, मतलब किसी प्रकार की सब्जेक्ट बंधन नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होगा फिर, तो इसके लिए हो गया मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, कोई स्टूडेंट जो है गणित तो पढ़ना चाहता है, फिजिक्स भी पढ़ना चाहता है, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता, तो उसके बदले वो मान लीजिए राजनीति शास्त्र पढ़ना चाहता है, तो भी संभव है। मतलब वो क्या कर सकता है, 2 साइंस के सब्जेक्ट और एक आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है और एक वो कॉमर्स के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है। मतलब इतनी स्वतंत्रता है कि बच्चा जो है अपने रुचि के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। एक प्रकार का ये कहा जाए, जैसे हम लोग बफर सिस्टम में जाते हैं ना, इधर से थोड़ा गुलाब जामुन उठा लिए, उधर से चमचम उठा लिए, इधर से पूरी, उधर से गुपचुप, जो भी उठा लो, उसी प्रकार ये भी हो गया है मल्टीपल चॉइस, टोटली बफर सिस्टम कहा जाए। मतलब बच्चा जो है जो सब्जेक्ट लेना चाहता है वो सब्जेक्ट ले सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। एक प्रकार से यह भी कहा जाएगा कि अब स्कूलों में भेदभाव टोटली खत्म हो जाएगा। पहले होता था ना, देखो वो साइंस के स्टूडेंट हैं, ये आर्ट्स के हैं और ये कॉमर्स के हैं, कुछ बच्चों में थोड़ा गिल्टी महसूस होता था और कुछ बच्चे जो है थोड़ा सीना तान के चलते थे कि अरे हम साइंस वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, अब जो है ये टोटली क्या हो गया है, बंद हो गया है। आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो पढ़ सकते हो। जैसे कोई बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है लेकिन वो आर्ट्स के साथ साथ एक सब्जेक्ट गणित का पढ़ना चाहता था, लेकिन ऐसे पहले नहीं होता था ना, आर्ट्स वाले केवल आर्ट्स ही पढ़ेंगे, गणित तो दूर की बात है। लेकिन अब यह संभव है, यदि कोई बच्चा आर्ट्स लेता है, मतलब मान लीजिए भूगोल इतिहास पढ़ता है और वो गणित भी पढ़ना चाहता है, तो उनको गणित सब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए दिया जाएगा। मतलब बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर मैथ्स वाला बच्चा अगर बायो पढ़ना चाहता है, मैथ्स भी पढ़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ेगा और बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। तो इस सिस्टम की बहुत बड़ी खासियत है कि वो मल्टीपल सब्जेक्ट का चॉइस कर सकता है, वो भी अपने रुचि के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। उसके बाद इसमें क्या खासियत है, इसमें बच्चा जो है किसी विदेशी भाषा को भी पढ़ सकता है। अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें चाइनीज भाषा को शामिल नहीं किया गया है। आप लोग जानते हो क्यों, क्योंकि अभी कोरोना के कारण हमारा उस देश के साथ तो कुछ बन नहीं रहा है ना, तनातनी चल रहा है, तो अभी चाइना जो भाषा है उनको अभी इसमें शामिल नहीं किया है। लेकिन हम अन्य जो भाषा है, विदेशी भाषा, उनको हम यहां पढ़ सकते हैं, उनकी सुविधा यहां पे रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका सबसे बेस्ट ये है कि इसमें किसी प्रकार के जो सब्जेक्ट बंधन नहीं है, मतलब बच्चा जो है कोई भी विषय को पढ़ सकता है। ये इनकी क्या है, बहुत बड़ी खासियत है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के जो पढ़ाया जाएगा उसमें और क्या खास है, ये होगा स्टडी जो है थिंकिंग बेस्ड होगा, मतलब सोच पर आधारित होगा, प्रैक्टिकल पर आधारित होगा। मतलब किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, मतलब जब हम किसी चीज को पढ़ाएं तो उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको विजुअल तरीके से, मतलब उसको दृश्य के माध्यम से उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। ऐसा नहीं कि उनको केवल पढ़ा बस दिया। तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होंगे उनसे उनकी जो सोच विकसित होगी, उनकी जो बौद्धिक विकास है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। उनके बौद्धिक विकास में क्या होगा, ग्रोथ होगा। जैसे दोस्तों हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं या किसी बुक में पढ़ते हैं तो केवल ये तो पढ़ते ना, चलो ज्वालामुखी कैसे आता है, बस इतना जानते हैं। लेकिन उनको सोचना है कि ज्वालामुखी क्यों आता है, ज्वालामुखी
कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या ज्वालामुखी से कुछ लाभ भी हैं। मतलब बच्चे को सोचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जैसे मान लिया जाए, बोलता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा इस सन में किया, खत्म कहानी, इतना बस पढ़ लिया, हमने इतना बस पढ़ा, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन अब उनको सोचने पर मजबूर किया जाएगा, है ना, थिंकिंग बेस्ड। सोचो कि महात्मा गांधी ने यदि दांडी यात्रा नहीं किया होता तो क्या होता, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किया तो उनसे हमें क्या लाभ हुआ। ऐसे सोचने के लिए उनको क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, जिनसे उनकी बौद्धिक विकास जो है वो क्या होगा, विकसित होगा। इस प्रकार जो स्टडी है वो थिंकिंग बेस्ड होगा, ना केवल रटंत पद्धति नहीं होगा, रटा रटाया पुस्तक का रटवा दिया, ऐसा नहीं होगा, थिंकिंग बेस्ड होगा। तो ये इसका बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके माध्यम से उनको पढ़ाया जाएगा। तो ये इस प्रकार के हायर सेकेंडरी स्तर में, जिनको सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा, जिसमें उनको 4 साल बिताने हैं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, जिसमें उनको सब्जेक्ट बंधन को क्या कर दिया गया है, टोटली खत्म कर दिया गया है। दोस्तों अब देखो, यहां तक पढ़ाई करने के लिए आपको राज्य सरकार मदद करेगी। इसके बाद जब हम पढ़ाई करते हो तो पता है आपको, हमने 12वीं पढ़ा, उसके बाद राज्य सरकार जो है हमको किसी यूनिवर्सिटी में भेज देता है। मतलब 12वीं के बाद हम बोलते हैं क्या कि हमने सीजी बोर्ड से ग्रेजुएशन किया है, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें किसी यूनिवर्सिटी की ओर जाना पड़ता है। मतलब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां हमको पढ़ाई करना होता है। तो यहां तक का जिम्मा जो है, मतलब 12th क्लास तक का जो पढ़ाने का जो जिम्मा है वो किसका है, वो सरकार का है। तो यहां तक के लिए सरकार क्या करेगा, आपको पढ़ाई लिखाई कराएगा। उसके लिए क्या है, यहां पर देखो मैंने एक विशेष पॉइंट लिख रखा है, ये होता है जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका 3% पहले शिक्षा में लगता था, अब उसका कितना परसेंट लगेगा, 6% लगेगा, जो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन है। अब 6% जो है शिक्षा में लगेगा जीडीपी का, जो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र के लिए। दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, उनका 6% जब शिक्षा में लगेगा तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पहले 3% लगता था, अब कितना परसेंट लगेगा, 6% लगेगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके बाद जो बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित बहुत शंकाएं हैं। इस शंका को मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से आपके दिमाग से खत्म करना चाहता हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। अब हम बताएंगे कॉलेज स्तर में क्या करना है, इसमें बहुत ही प्लस पॉइंट जोड़ा गया है। कॉलेज स्तर में अक्सर परेशान रहते हैं कि हमने 1 साल पढ़ाई किया तो अगले साल क्या होगा, लेकिन अब आपको ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही नया सिस्टम आने वाला है। इस जो एनईपी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें बहुत ही ध्यान दिया गया है कि कोई बच्चा 1 साल पढ़ता है कॉलेज में तो उसका क्या होगा। तो आइए उसको हम बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो शायद सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है, कॉलेज की जो पढ़ाई होती है बहुत लंबी होती है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कॉलेज के लिए हमें किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह कॉलेज तो होता नहीं है, गांव के बच्चे को शहरों में जाना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, उनको अवधि बहुत लंबी लगती है। तो इस कारण से क्या करता है, कई लोग कॉलेज पूरा नहीं कर पाते हैं, स्नातक की जो पढ़ाई है बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इन सब को बहुत ही सरल तरीके से ध्यान में रखते हुए ये जो नई शिक्षा पद्धति है बनाया गया है। कैसे बनाया गया, ध्यान दीजिएगा। जो स्नातक की जो पढ़ाई होगी, ग्रेजुएशन जो होगा वो 4 साल का होगा। अब याद रखिए, इसमें आपने 12वीं से कोई साइंस सब्जेक्ट लेके तो पढ़ा नहीं है, ना कोई आर्ट सब्जेक्ट लेके पढ़ा है, ना ही कॉमर्स लेके पढ़ा है। तो क्या बीए होगा, बीएससी होगा या बीकॉम होगा, कोई आर्ट सब्जेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है स्नातक से इन सारे सब्जेक्टों को क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कोई स्ट्रीम लेके आया ही नहीं है। तो कॉलेज में वो बीए बीएससी या बीकॉम क्यों करेगा? बीकॉम की बात नहीं करेंगे, अब तो हम केवल काम की बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि वो कोई ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत कुछ खास है दोस्तों। इस वीडियो को बहुत सावधानी से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्यों? देखो, मान लीजिए कोई बच्चा जो है 12वीं के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और वो क्या करता है, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करता है। अब मान लीजिए उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या वो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाता है,
तो क्या करेगा, उसने फर्स्ट साल तो कंप्लीट कर लिया। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैंने पहले साल तो अच्छे से पढ़ाई किया, दूसरा साल भी करा, लेकिन तीसरा साल पढ़ाई करने के लिए मुझे घर जाना पड़ा, तो मैं घर से अप डाउन करके पढ़ता था। तो यहां पर देखिए, या तो कई लोग क्या कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है फर्स्ट ईयर की पढ़ाई किया, पहले साल पूरा पढ़ाई किया, एग्जाम दिलाया, पास भी हो गया, लेकिन वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इस प्रकार की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ, तो क्या उनकी जो परीक्षा है पूरा व्यर्थ चला जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। यदि वो एक साल की पढ़ाई करता है तो उसको उस एक साल की पढ़ाई का उनको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। मतलब वो कह सकता है कि मैंने एक साल का ग्रेजुएशन किया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता था। हम 3 साल ग्रेजुएशन करते थे, तभी हमको मार्कशीट मिलता था कि हमने ग्रेजुएशन किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि वो 1 साल करता है तो उसको 1 साल पढ़ाई का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा जो मान्य होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई जो है विद्यार्थी जो है 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट करता है, तो 2 साल पढ़ाई करने के बाद मान लीजिए वो जो है अपना पढ़ाई आगे जारी नहीं रख सकता है, तो उनको क्या क्या मिलेगा, तो उनको 2 साल का ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, और ये विधिवत है, ये मान्य रहेगा। मतलब वो किसी को बता सकता है कि मैंने 2 साल ग्रेजुएशन किया है, और मान लीजिए किसी नौकरी में उनको मांगा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर 2 साल का ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है तो वो उनको वैलिड रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है 3 साल ग्रेजुएशन किया, मतलब 3 साल उसने ग्रेजुएशन का कोर्स किया और कंप्लीट किया और एग्जाम दिला के पास भी हो गया। तो ध्यान दीजिए, यदि वो पास हो जाता है 3 साल पेपर दिलाने के बाद, 3 साल पढ़ाई करने के बाद, तो उनको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। यही वो डिग्री है जो 3 साल के बाद मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो डिग्री है, अक्सर आप जानते हो किसी भी जब हम फील्ड में जाते हैं, किसी जॉब की अप्लाई करते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन का पूर्ण सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो ये वो सर्टिफिकेट है जो डिग्री है ना, एजुकेशन जो डिग्री मिलेगा, ये आपके सभी प्रकार के जो जॉब है उसमें काम आएगा। तो याद रखिए, ये वाला जो तीसरा स्टेज है, 3 साल के बाद जो आपको मिलेगा वो ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, किसी प्रकार के जो जॉब है उसमें कोई क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, तो वो यही मांगा जाता है। तो आप याद रखिए, 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रेजुएशन डिग्री। ये डिग्री मिलेगा आपको, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखो, मान लीजिए कोई बच्चा अपना पढ़ाई आगे जारी रखना चाहता है, तो वो क्या करेगा, फिर चौथे साल में क्या करेगा, वो पेपर दिलाएगा। तो उनको लास्ट साल में जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्रेजुएशन रिसर्च, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसकी खास बात क्या है दोस्तों, बहुत ही खास है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है फर्स्ट ईयर पेपर दिला लिया और 5 साल बाद यदि वो सेकंड ईयर मतलब ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करना चाहता है, 5 साल या 7 साल, कितने साल भी बाद यदि वो पढ़ना चाहता है, तो वो इस पढ़ाई को आगे जारी रख सकता है। मतलब इसमें खास बात यह है कि वो पुनः प्रवेश मतलब पुनः एंट्री कर सकता है उस क्लास में। जैसे फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट उसको प्राप्त है, तो सेकेंड ईयर की पढ़ाई वो कभी भी प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि उनके पास क्या है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। तो इस प्रकार अब बच्चा जो है कभी भी, अगर उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दिया है, तो कभी भी यदि वो अपना पढ़ाई स्टार्ट करना चाहे, तो वो अपना पढ़ाई कहीं से जिस स्टेज में आके छोड़ा था उसी स्टेज से वो पढ़ाई प्रारंभ कर सकता है, जो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण खास बातें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, स्नातकोत्तर की बात करते हैं। यदि उसने ये स्टेज पार किया है तभी वो इस स्टेज में आएगा, मतलब वो स्नातकोत्तर करेगा। पहले क्या होता था, हम लोग स्नातक करते थे, उसके बाद डायरेक्ट किस में चले जाते थे, स्नातकोत्तर में। अब इसमें चूंकि फील्ड तो है ही नहीं, किसी प्रकार का स्ट्रीम तो है नहीं, जब बीए बीएस कम नहीं है, तो इसी प्रकार इनके बीए का जो होता है एमए या बीएससी का एमएससी, ये सब नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, इसका मतलब ये है स्नातकोत्तर में क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो एमफिल है इसको तो पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब मान ले जाए कोई स्टूडेंट जो है 3 साल ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद वो स्नातकोत्तर करना चाहता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि कोई बच्चा जो है 3 साल तक उसने क्या किया है, ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त किया है, तब वो उसको स्नातकोत्तर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ये 1 साल वाला नहीं,
उसको 2 साल वाला कोर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने 3 साल किया है ना, तो ये वाला 1 साल तो खत्म कर दिया है। मतलब ऐसा तो नहीं, क्रिकेट तो नहीं है मार छक्का पे छक्का, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ, अरे भैया यहां भी आप फायदा ले लोगे, यहां भी फायदा ले लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर आपने यहां 3 साल का पढ़ाई किया हुआ है स्नातक में, तो यहां पर आपको 2 साल का स्नातकोत्तर की पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन मान लिया जाए कोई बच्चा जो है क्या करता है, यहां पर 4 साल तक का स्नातक की पढ़ाई किया हुआ है, तो उसको स्नातकोत्तर 1 साल का करना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब यदि आप 4 साल तक स्नातक किए हैं तो 1 साल का स्नातकोत्तर होगा, और यदि आपने स्नातक को 3 साल तक किया है तो आपको 2 साल का स्नातकोत्तर का कोर्स करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। और इसमें एमफिल को हटा दिया गया है और आपको पीएचडी करना है, तो आपको पीएचडी तो 4 साल का करना पड़ता है, वो वैसा ही है, इसमें किसी प्रकार के संशोधन नहीं है। लेकिन इस प्रकार आप लोग ध्यान दे सकते हो कि बहुत ही सरल तरीके से कॉलेज लाइफ की जो पढ़ाई है उनको बहुत ही सरल किया गया है। जिस प्रकार स्कूल की जो पढ़ाई को बहुत सरल किया गया है, उसी प्रकार कॉलेज की जो पढ़ाई होती है स्नातक और जो स्नातकोत्तर की जो पढ़ाई है उनको ही बहुत ही सरल करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि जो नई शिक्षा पद्धति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें बच्चे को कितना फायदा होगा, और इसके बारे में हमने पूरे डिटेल में जाना। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके और जान सके कि नए शिक्षा पद्धति में क्या क्या कुछ खास है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।